चंदनपुर गांव में सेठ लाला नाम का एक लालची और दुष्ट सेठ रहा करता था। लाला उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, इसीलिए वो बहुत घमंडी था। गांव में किसी को भी पैसे की जरूरत होती थी तो वो लाला सेठ के पास ही पैसे लेने जाते थे। लाला गांव वालों को ऊंचे ब्याज पर पैसे दिया करता था। लाला गांव के सारे किसानों के खेती को भी नहीं छोड़ता था। गांव वाले खेती करने के लिए लाला सेठ से ही पैसे उधार लेते थे। सेठ जी, इस बार मुझे थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए। पिछली बार की खेती में ज्यादा अनाज नहीं बचा था। मेरे घर में खाने को भी पूरे नहीं हुए थे, इसलिए इस बार मैं थोड़े ज्यादा बीज बोऊंगा। अरे हाँ हाँ भोला, जितने पैसे चाहिए उतने ले जाओ। मैंने कब मना किया है? मगर तुझे पता है ना, मैं खेती का आधा हिस्सा ले लेता हूँ। जानता हूँ मालिक, लेकिन इस बार मेरे घर में थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। आपकी बड़ी कृपया होती इस बार आप अनाज ना ही लेते तो। अरे भोला, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? मैं तुम्हारी मजबूरी देखूं तो मेरे घर का क्या होगा? तुम्हारे जैसे रोज 10 आते हैं मेरे पास, और मैं सारों का बात मानने लगा तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। सुनो भोला, जैसे मैं सबके साथ करता हूँ वैसा ही होगा। खेती का आधा हिस्सा मेरा होगा। मंजूर है तो खेती करो, वरना चलता बनो। मरता क्या ना करता, भोला को लाला की बात माननी ही पड़ी। भोला दुखी मन से घर को चला गया। अरे भोला, कैसे हो? कहाँ से आ रहे हो? बहुत उदास लग रहे हो। क्या बताए मुरली भैया, सेठ लाला के पास से आ रहा हूँ। बीज बोने के लिए पैसे लेने गया था, पर उसका वही अनाज का आधा हिस्सा लेगा। अब क्या करे पता नहीं। लेना तो पड़े ही ना पैसा। हम सब भी इस बात से परेशान हैं। अब कर भी क्या सकते हैं? उसके आगे कोई कुछ बोल भी तो नहीं सकता है। गांव के सारे लोग लाला सेठ से परेशान थे। वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। लाला गांव का अकेला आदमी था जो पैसे का लेन देन करता था। उसके बदले में वो खेती का आधा अनाज ले लिया करता था और अच्छा अनाज को लाला खुद रखता था और जो बाकी बचे खुचे अनाज को किसानों को दे देता था। गांव वाले करे भी तो क्या करें, बस अपनी किस्मत पर रोना रोते थे। उसी गांव में मुरली प्रसाद नाम का एक किसान हुआ करता था। उसका एक बेटा था मनोहर, जो शहर में रहता था और अभी छुट्टी पे घर आया था। मनोहर एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का था। वह गांव वालों की परेशानी से वाकिफ था और वह इस बार लाला को सबक सिखाना चाहता था। पिताजी, इस बार की खेती मैं करना चाहता हूँ। मुझे खेती करने दीजिए इस साल। अरे मनोहर, क्या हो गया है तुम्हें? तुम खेती करने की बात कर रहे हो? हाँ पिताजी, इस साल मैं खेती करना चाहता हूँ। बेटा मनोहर, तुमसे खेती नहीं हो पाएगा। तुम शहर में रहते हो तो खेती का तरीका पता नहीं है तुम्हें। पिताजी, शहर में तो मैं कुछ सालों से रहता आया हूँ, पर मैं बचपन से तो खेती बाड़ी देखते आया हूँ। मैं कर लूंगा। बेटा, देखने में और करने में बहुत फर्क होता है। खेती में बहुत मेहनत और लगन लगती है। पिताजी, आप चिंता मत करिए। किसान का बेटा हूँ, खेती बाड़ी तो मेरे रगों में है। मैं सब अच्छे से कर लूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। पर तुम्हें तो पता ही है, सेठ लाला अनाज का आधा हिस्सा ले लेता है। पिताजी, आप कुछ भी चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। कल सुबह होते ही मैं लाला सेठ से मिलने आ जाऊंगा। अगली सुबह होने पर मनोहर सेठ लाला से मिलने जाने लगा।
सेठ जी, घर पर है क्या? मैं मनोहर, मुरली का बेटा। कौन कौन आया है? मनोहर? अरे आओ आओ मनोहर, बहुत दिनों बाद दिखे हो। हाँ सेठ जी, मैं अभी शहर में रहता हूँ, इसलिए अभी कम दिखता हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, इस साल पिताजी के जगह मैं खेती करने वाला हूँ। इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। अरे वाह वाह मनोहर बेटा, बहुत अच्छी बात है ये। तुम शहर में रहकर भी गांव की खेती की ओर नहीं भूले हो, ये बहुत अच्छा सोचा है तुमने। सेठ मन ही मन खुश होने लगा। उसने सोचा मनोहर शहर में रहता है, इसको खेती बाड़ी के बारे में क्या ही पता होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक शहर का लड़का खेती करना चाहता है। इसको कौन सा खेती बाड़ी के बारे में पता होगा। और ये ठहरा मुरली का बेटा, इसको कितना समझ ही होगा। बाप को तो मैं ठगता ही था, इस साल बेटी की बारी है। सेठ जी, मुझे खेती के लिए पैसे दे दीजिए। अरे हाँ हाँ मनोहर, ले लो, कितना चाहिए तुम्हें पैसे? पर तुम्हें मेरे शर्त के बारे में पता है ना? हाँ हाँ सेठ जी, मैं जानता हूँ, आप खेती का आधा अनाज ले लेते हैं। हाँ वो तो मैं पहले लेता था, अब मेरी कुछ और ही शर्त है। कुछ और क्या शर्त है आपकी? इस बार की खेती का मेरी शर्त ये है कि तुम जो फसल उगाओगे उसमें से ऊपर का फसल मैं लूंगा और नीचे का फसल तुम लेना। बोलो मंजूर है ना मेरी शर्त? ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहें। मनोहर सेठ के घर से वापस चला गया। मनोहर घर जाकर सारी बात अपने पिताजी को बताई। देखा बेटा, ये सेठ कितना शातिर है, तुमसे ऊपर का हिस्सा मांगा, मतलब कि सारी की सारी फसल उसका होगा। पिताजी, इस बार सेठ की एक भी चालाकी काम नहीं आएगी। आप चिंता मत करिए, बस देखते जाइए आगे मैं कैसे सेठ को मात देता हूँ। सुबह होते ही मनोहर खेत चला गया बीज बोने और बीज बो दिया। बेटा मनोहर, सुना इस बार तुम खेती कर रहे हो? हाँ काकी, इस बार मैं पिताजी की जगह खेती कर रहा हूँ। पिताजी थोड़ा थक गए हैं ना, इसलिए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम अपने पिता के लिए इतना सोच रहे हो, लेकिन देखना वो दुष्ट सेठ बहुत शातिर और बेईमान है। हाँ काकी, बिल्कुल। देखना इस बार मेरे खेती करने के बाद सेठ अब गांव वालों को परेशान नहीं करेगा। ईश्वर तुम्हारा साथ दे बेटा। इतना कहकर मनोरमा अपने घर को चली गई और मनोहर भी अपने घर को चला गया। कुछ दिन गुजर गए। खेत में फसल आ गए और मनोहर सेठ के पास गया। सेठ जी, चलिए अपना हिस्सा ले लीजिए, खेत में फसल आ गए हैं। सेठ लाला मन ही मन बहुत खुश हुआ और खेत जाने लगा। आज गांव वालों को पता चलेगा कि ये मनोहर कितना बड़ा बेवकूफ है। आखिर है तो मुरली का ही बेटा ना, बड़ा आया शहर में रहने वाला। सेठ मन ही मन सोच रहा था और खेत पहुंचा। गांव के लोग पहले ही खेत में। आइए आइए सेठ जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। लीजिए अपना हिस्सा ले लीजिए, ताकि मैं अपना हिस्सा ले लूं आपकी शर्त के मुताबिक। सेठ खेत की ओर देखा तो हक्का बक्का रह गया। सेठ को काटो तो खून ना निकले, मानो जैसे कोई भूत देख लिया हो। वो कुछ भी कह ना सका, बस खेत की ओर देखता ही रहा।
अरे सेठ जी, इतना क्या सोच रहे हैं? आइए और अपना हिस्सा ले लीजिए। मैंने आलू की खेती की है। आपके शर्त के अनुसार ऊपर का हिस्सा आप लीजिए और नीचे का हिस्सा आलू में ले लेता हूँ। सब आपके शर्त के मुताबिक ही होगा। लाला को मानो कोई सांप सूंघ गया है। कुछ ना कह सका, बस अपने दांतों को पीसता रहा और गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने घर को चला गया। सारे गांव वाले खुश हुए कि किसी ने तो सेठ को नहले पे दहला दिया है। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मनोहर वापस से सेठ लाला के पास गया। सेठ जी, मैं फिर से खेती करना चाहता हूँ, तो बताइए इस बार आपकी क्या शर्त है? बेटा मनोहर, पिछली बार तो तूने मुझे बेवकूफ बना दिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो इस बार की मेरी शर्त यह है कि नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम लेना। ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। मनोहर घर आया, फिर से खेतों में बीज बो दिया। कुछ दिन यूं ही निकल गए। कुछ दिन बीतने के बाद मनोहर फिर से सेठ के पास गया। सेठ जी, चलिए अपना हिस्सा ले लीजिए, खेत में फसल हो गए हैं। मनोहर और सेठ दोनों खेत पहुंचे। खेत पहुंचकर सेठ के तो मानो सांसें अटक गई हों। इस बार मनोहर ने धान की खेती की है। लीजिए सेठ जी, अपना हिस्सा ले लीजिए। मैंने धान की खेती की है। मैं ऊपर का धान ले लेता हूँ और आप नीचे का बचा फसल ले लीजिए। सेठ लाला चुप रहा, पर मन ही मन बहुत क्रोधित था, पर कुछ कह ना सका और वहां से चला गया। गांव के लोग ये देखकर बहुत खुश हुए। बेटा मनोहर, तुमने अच्छा सबक सिखाया इस लालची सेठ को। सारे गांव के लोगों का फसल दीमक की तरह खा रहा था ये लालची सेठ। सेठ लाला घर पहुंचा और गुस्से में बोलने लगा। ये मनोहर समझता क्या है खुद को? शहर से आया है तो खुद को बहुत बड़ा तोप समझ रहा है। आने तो अब उसको इस बार ऐसी तरकीब लगाऊंगा कि वो कुछ भी कर नहीं सा पाएगा। एक दिन फिर मनोहर सेठ लाला के घर पहुंचा। सेठ जी, मैं बीज बोने वाला हूँ, बताइए इस बार आपकी क्या शर्त है? इस बार मेरी शर्त यह है कि तुम जो फसल उगाओगे उसका ऊपर और नीचे का हिस्सा मेरा होगा, बाकी जो बचेगा तुम रख लेना। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मेरी शर्त यह है कि अगर मैं इस बार भी जीत गया तो आप गांव वालों को परेशान नहीं करोगे। गांव वालों का अनाज उनसे नहीं लोगे अब। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इस बार तुम जीते तो मैं आगे से गांव वालों को कभी परेशान नहीं करूंगा। सेठ को अपने शर्त पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने अहंकार में मनोहर को हाँ कर दिया। कुछ दिन गुजरने पर मनोहर के खेत में फसल आ गए और उसने सेठ को बुला लाया। आइए आइए सेठ जी, देखिए फसल हो गए हैं, आप अपना फसल ले लीजिए। सेठ खेत के फसल को देखकर आग बबूला हो गया, पर कुछ कह ना सका।
सेठ जी, मैंने इस बार मकई की खेती किए हैं। मैं बीज का हिस्सा ले लेता हूँ और आप ऊपर और नीचे का हिस्सा ले लो। मनोहर की बात सुनकर गांव के सारे लोग हंसने लगे और सेठ लाला गुस्से से घर चला गया। और अब शर्त के मुताबिक सेठ लाला गांव वालों से आधे फसल नहीं लेता था और गांव वाले भी लालची सेठ के चुंगल से अब आजाद हो गए।